हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग मेरे संग की औरतें चैप्टर का अगला भाग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 18 स्टार्टिंग का पैराग्राफ है। शुरू करती हूँ मैं। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर की दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। इस पैराग्राफ में लेखिका बताती हैं कि जो उस वक्त का माहौल था, उस वक्त लड़कों को बहुत प्यार किया जाता था। कंपैरिजन ऑफ लड़की की तुलना में लड़कों को ज़्यादा प्यार दिया जाता था। पर जो इनकी परदादी थीं, जिनको ये माँ जी कहती थीं, उन्होंने एक अजीबोगरीब स्थिति रख दी थी भगवान के सामने। उन्होंने ये उस समय मन्नत मानी थी कि मुझे मेरी बहू को जो बच्चा पैदा हो वो लड़की के रूप में ही देना भगवान जी। तो लेखिका कहती है कि लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन। इसका अर्थ ये है कि उस समय ये गैर वाजिब मानी जाती थी। वाजिब मीन्स होता है सही, और गैर वाजिब माने सही ना हो जो। तो जुस्तजू का मतलब होता है इच्छा रखना। तो लेखिका कहती हैं कि लड़की की बात सुनकर कि लड़की पैदा हो, ये बात सुनकर भगवान भी कुछ अफरा तफरी में आ गए, क्योंकि उस समय जो चीज़ें नहीं मानी जाती थीं, जो चीज़ें नहीं मांगी जाती थीं, जो चीज़ें चलन में नहीं थी, प्रचलन में नहीं थी, वो करना एक अलग तरीके का स्टेप होता है। तो इसलिए लेखिका कहती हैं भगवान ने फिर एक दो नहीं पूरी 5 के 5 कन्याएं इनके घर में दे दी भगवान ने। यानी कि ये 5 बहनें थीं लेखिका। तो फिर आगे कहती हैं कि भगवान के सामने मतलब भगवान क्या माँ जी के सामने तो चोर भी बहुत अफरा तफरी में आ जाते थे। अफरा तफरी का मतलब होता है हड़बड़ाहट में आ जाना। तो एक किस्सा है एक चोर का जो माँ जी से रिलेटेड है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थीं। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थीं। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थीं। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँवों की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थीं। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुख पर कपड़ा बंधा हुआ है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे भी थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे, माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुँह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं, सुनकर चोर कुछ ऐसा बकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा
तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो लेखिका कहती है कि चोर का किस्सा था। एक बार इनके यहाँ पर शादी थी नकुड़ गांव की हवेली पे, तो सारे लोग वहाँ पर गए हुए थे, मतलब दूसरे गांव में गए हुए थे। तो इसी वजह से सारी औरतें मतलब गाने बजाने में लगी हुई थीं। दादी जी ने उनकी सोचा कि मैं एक अकेले कमरे में जाकर सो जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देगी ढोलक मंजीरों की, तो मैं इत्मीनान से सो पाऊँगी। और जो चोर यहाँ पर चोरी करने आया था उसको मालूम था बहुत अच्छे से कि इस गांव में सारे, मतलब इस घर के सारे व्यक्ति जो है, पुरुष वर्ग जो है वो बाहर गया हुआ है, तो मैं अच्छे से चोरी कर सकता हूँ। तो उसने पूरा अपना सब कुछ सेट कर लिया था कि किस कमरे में खाली होगा, कौन सा कमरा भरा होगा, क्योंकि सारी औरतें गाना नाच गाना कर रही हैं तो एक ही कमरे में बैठी होंगी। तो ये जिस कमरे में सेंध लगाकर घुसा उस कमरे में दादी थी, और इसके आते ही उनको आहट लगी, वो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने इससे पूछा कौन है, तो हड़बड़ाहट में अजीब सा आंसर इसने दे दिया, बता दिया कि मैं चोर हूँ। और वो अपने पास एक लोटा रखती थी जिसको वो कपड़े से बांध लेती थी। कपड़ा इसलिए बांध लेती थी जिससे कि एक तो पानी भी छन जाए और दूसरा उसमें कुछ गिरे भी ना। तो उन्होंने उससे पानी की डिमांड की कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे दे। उसने कहा मैं चोर हूँ, अचानक से उसके मुंह से निकल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बना रहे चोर है तो, लेकिन तेरे और भगवान के अलावा यहाँ कौन है। अच्छा, ये बात पूरे सबको पता थी, वहाँ पर पूरे मोहल्ले पूरे गांव को पता थी कि दादी जी जो भी भगवान से डिमांड करती हैं भगवान जी पूरी कर देते हैं। तो उसको लगा चोर को कि लगता है भगवान जी इनके पास में ही हैं। तो वो बेचारा और डर गया, उसने फटाफट लोटा उठाया और पानी लेने चला गया। लेकिन छुपते छुपाते जैसे भी वहाँ पहुँचा, पर हुआ ये कि उसको पहरेदार ने देख लिया और उसके बाद में यहाँ पर लाया गया। हालांकि माँ चाहती तो चिल्ला भी सकती थी, मतलब दादी जी जो चाहती तो चिल्ला भी सकती थी और सब घर वालों को इकट्ठा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अलग ही सिस्टम बोला। उन्होंने उससे कहा, मतलब अलग ही उनका विचार अलग ही था एकदम। उन्होंने उससे कहा देख देख बेटा, मैंने आधे लोटे से पानी पी लिया है, अब इसी आधे लोटे का पानी तू भी पी ले। और क्योंकि एक ही लोटे से हम दोनों ने पानी पिया तो इस तरीके से तू मेरा बेटा हो गया। अब क्योंकि मैं किसी चोर को तो अपने लोटे से पानी पिलाऊंगी नहीं, तो तू मेरा बेटा हो गया। तो बेटे होने के नाते मैं तुझे एक सीख देती हूँ कि अब तू मेरा बेटा है, चाहे तू खेती कर या फिर चोरी कर। तो अब बेचारा वो, क्योंकि इन्होंने इमोशनली उसको चेंज करने की कोशिश की और वाकई वो चेंज हो भी गया। तो लेखिका कहती है कि मैंने उसको बहुत दिन बाद देखा कि जो चोर था वो बेचारा खेती ही करने लगा उसके बाद से, और बड़ी ईमानदारी के साथ भला मानुस सा दिखने लगा अब वो। और अब जब लेखिका ने देखा होगा उसे तो वो बहुत ही डरा डरा सा, सहमा सा एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो चुका था। तो लेखिका कहती है कि एक तरफ मेरे परिवार में नानी जी थी जो मतलब आज़ादी के लिए जिनके मन में इतना ज़्यादा रोमांच था, और एक मेरी दादी थी जिनकी वजह से मेरे अंदर लड़की होने पर, क्योंकि उन्होंने लड़की की डिमांड की थी भगवान से, इसका मतलब उनके घर में लड़कियों को पसंद किया जाता था। तो उस समय क्योंकि लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता था आम घरों में, पर इनके यहाँ पर किस्सा थोड़ा अलग था। इसी वजह से इनके अंदर लड़की होने का कभी हीन भावना पैदा नहीं हुई जो बाकी परिवारों की लड़कियों को हुआ करती है। और नानी के चलते इन्होंने देश की आज़ादी का भी जुनून रखा। तो इस तरीके से लेखिका कहती है कि नानी और दादी दोनों के बीच में मैं अच्छा फंस गई, क्योंकि दोनों की ही आदतें मेरे अंदर कहीं ना कहीं आ गईं। आगे है 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी
जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्ची इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा, पर मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे। रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वो मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। लेखिका कहती है कि जब वो 9 वर्ष की थी तो उस वक्त उनकी 1947 आया, 15 अगस्त का जश्न मनाया गया पहली बार, क्योंकि देश को आज़ादी मिली थी। तो उस जश्न के समय पर सभी लोग जो है वो प्रोग्राम देखने पहुंच गए थे। और क्योंकि लेखिका बीमार थी, इन्हें टाइफाइड मतलब अच्छा खासा रोग माना जाता था। लोगों की मौत हो जाती थी टाइफाइड से पहले, क्योंकि इतना ज़्यादा इलाज भी नहीं था आसान। इसलिए डॉक्टर ने मुझे घर में ही रहने की सलाह दी। तो मेरी वजह से पिताजी भी घर में रहे। मैं बहुत रोती रही, बहुत चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी मुझे जाने को नहीं मिला। और मेरे नाना के वही परम मित्र, तो वो मेरे नाना से भी ज़्यादा नाना थे, मतलब वो मुझे बात बात पर मतलब डांटते थे। तो मैं रोती रही, पर मेरी किसी भी बात को किसी ने नहीं सुना और सब के सब लोग चले गए, सिवाय मेरे और पिताजी के उस घर में और कोई नहीं रहा। तो 9 वर्ष की थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। गुड़िया दी गई, पर गुड़िया से भी मैं नहीं बहली। और उसके बाद डॉक्टर ने जो कहा कि नहीं जाना चाहिए, इतनी भी समझ मुझ में नहीं थी कि मुझे रुकना चाहिए, वरना मैं ज़्यादा बीमार हो सकती हूँ। खैर जो भी था, मुझे पिताजी ने एक उपन्यास पकड़ा दिया जिसका नाम था ब्रदर्स कारामजोव। तो उस वक्त इनको एक तरीके से लेखिका को किताबें पढ़ने का रोग था, मानसिक रोग जिसको कह सकते हैं, मिराक यहाँ पर आया शब्द। तो ये एक तरीके का रोग था इनको। तो देखा कि सभी लोग जा चुके हैं, पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे भी अब पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि और तो कुछ है नहीं मेरे पास ऑप्शन। तो इसलिए लेखिका ने अपनी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। और वो उपन्यास थी इसलिए इतनी बड़ी थी कि मैं मतलब उसको पढ़ती ही रही। और इतना मतलब मुझे वो देने में मुझे नहीं समझ में आया उस समय मेरी वो कितनी समझ में आई, लेकिन जो भी था वो मुझे बड़ी पुस्तक इसीलिए दी गई थी जिससे कि मैं उसको पढूं और इसी में अपना रोना धोना मैं भूल जाऊं। और वाकई ऐसा भी हुआ, मैं रोना धोना भूल गई। हालांकि वो किताब मेरे पल्ले नहीं पड़ी, हाँ बस उसका एक अध्याय मेरे पल्ले पड़ा। लेखिका कहती है जो बच्चों पर था, क्योंकि वो लगभग उसी की उम्र के आसपास का वर्णन था उसमें, इसलिए केवल वही एक ऐसा चैप्टर रहा जो इनको समझ में आया। और उसी चैप्टर के आधार पर इन्होंने छोटे छोटे बच्चों से रिलेटेड कई चीज़ें लिखी, जैसे कि जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी, ये कहानियाँ, कठगुलाब, ये सब जो है इन्होंने उसी चैप्टर के आधार पर उसको पढ़कर जो इन्होंने नॉलेज गेन किया था उसी से रिलेटेड इन्होंने इसमें भी लिखा था। आगे देखते हैं। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि नहीं, मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहीं। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया
और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब मैंने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुईं तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह थी कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। लेखिका कहती है कि माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मेरे साथ साथ मेरी चारों बहनें भी हीन भावना का शिकार नहीं हुई, जबकि उस वक्त लड़कियों को पसंद नहीं किया जाता था, जिससे लड़कियां हीन भावना का शिकार हो जाती थीं। और नानी आज़ादी का ख्याल रखती थी, इसलिए मन में आज़ादी भी थी सभी के। और इन सब चीज़ों के होते हुए मतलब माँ जी यानी कि उनकी नानी, उनकी माँ और उनकी जो दादी थीं, इन तीनों के लीक पर ना चलने से हम बच्चियाँ भी लगभग लीक से पर नहीं चलीं। मतलब लीक पर चलना यानी उस परंपरा का निर्वाह करते चले आना जो हमेशा बराबर जमाने से चली आ रही थी। तो लेखिका अब अपने परिवार के यानी कि अपनी बहनों भाइयों के संबंध में बताती हैं कि इनकी 5 जो बहनें थीं, वो सबसे पहली बड़ी बहन थी जिसका नाम था मंजुल भगत, क्योंकि वो भी राइटर थी और शादी के बाद लिखना शुरू किया था, इसलिए भगत जो है उनके पति का सरनेम था, तो वो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और लेखिका ने भी अपने पति का नाम, लेखिका ने भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया, इसलिए उन्होंने भी अपने पति का नाम सरनेम लिया, तो इनका नाम मृदुला गर्ग हो गया। 3 बहनों के नाम पिताजी ने 2-2 रखे थे। लेखिका कहती है कि उस समय पिताजी को चिढ़ाया भी जाता था कि क्या आप 5 बेटियों से अभी तंग नहीं आए हैं, क्योंकि उस समय जिनके बेटियां ज़्यादा होती थी उन्हें एक तरीके से कमेंट पास किया जाता था। तो लेखिका कहती है कि उस समय पिताजी को इस बात से चिढ़ाया जाता था कि क्या आप के 3 बेटियां हुई हैं, इनसे आप नहीं मतलब पेट भरा आपका, तो आप हर बेटी के 2-2 नाम रखे हैं अपने। तो बाद में जो 2 बेटियां हुईं उनके नाम पिताजी ने एक ही रखे। तो इस तरीके से 5 बहनें और एक भाई था जिसका नाम था राजीव। लेखिका कहती है कि हम 3 बहनें लिखते थे और चौथा मेरा भाई भी लिखता था। हम 2 बहनें जो है वो हिंदी में लिखते थे और तीसरी बहन हमारी अंग्रेज़ी में लिखती थी जिसका नाम अचला था, और राजीव फिर से हिंदी में लिखते थे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने 5 बहनों का, और जिस बहन ने नहीं लिखा था वो ये कहती थी कि घर में भी तो कोई ऐसा होना चाहिए जो पढ़ ले, क्योंकि सब लिखते ही रहेंगे तो फिर पढ़ेगा कौन। तो इस तरीके से ये 5 बहनें और एक भाई हुआ करता था इनके। आज की वीडियो में इतना ही। अब इसका अंतिम भाग जो होगा वो हम लास्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपसे। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एक साथ कर दूंगी तो आपको समझ में भी थोड़ा सा कम आएगा और इकट्ठा हो जाएगा तो आप ऊब भी जाएंगे, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ और ये तीसरा भाग आज की वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे और इसका अंतिम भाग जो है हम अगली वीडियो में आपको देंगे। ओके, थैंक यू।